कि आज की जो कक्षा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आज जो हमारा टॉपिक है क्या पढ़ना है, उसके बारे में हमारी क्या पहल होनी चाहिए समाज के संदर्भ में। आपने कल देखा शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में कि अध्यापक क्या होता है, सशक्त तत्व के रूप में होता है। उसके बाद आपने देखा कि सेकेंडरी शिक्षा आयोग ने उसके बारे में क्या बताया, हुमायूं कबीर ने क्या बताया। उसके बाद अध्यापक हमारे भविष्य का संरक्षक कैसे है, राष्ट्र निर्माता कैसे है, हमारे समाज के रीढ़ अध्यापक कैसे है, एक सामाजिक इंजीनियर कैसे है। तो आपने कल देखा रोल कि उसकी क्या भूमिका थी समाज के संदर्भ में, देश के संदर्भ में, साथ ही साथ वह किस प्रकार से सतत प्रभावशील रहता है बच्चों को सिखाने के संदर्भ में, अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने के संदर्भ में। और उसके बाद आपने शिक्षा का स्थान देखा, उस आत्म पहचान में उनकी भूमिका को देखा कल की कक्षाओं में। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन को देखा, आइडेंटिफाई को देखा, पहचान क्या है कि जो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं या व्यक्ति की जो विशिष्ट व्यक्तित्व होता है, उनकी उनकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर उनको कैसे कोई मान्यता दे सकता है। इस संदर्भ में आपने पहचान को जाना, पहचान की अवधारणाओं को समझा, सैफर और किप के को देखा, पाल्मर के अनुसार देखा। तो आज जो विद्यार्थी जी हमारा टॉपिक है, कुछ कुछ लोग खुद से अनम्यूट है, कृपया म्यूट हो जाए प्लीज, क्लास रनिंग स्टेज पे है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे कैसे पहचान की अवधारणा और शिक्षक की जो भूमिका थी समाज में राष्ट्र के स्तर पर कैसे देखी जा सकती है और इसके देखने के कौन कौन से आयाम हो सकते हैं। तो आप अब आज हम देखेंगे उसकी क्या चुनौतियां थी, उसके अलावा पहचान के विकास में आने वाली कौन कौन सी बाधाएं थी। मैं उसको शेयर कर रहा हूँ, शेयर के माध्यम से मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं देख लूँ जरा कोई ऐसे सज्जन है जो अनम्यूट है, कृपया विनीता कुमारी अनम्यूट हो जाए, लग रहा है उनका नेटवर्क कुछ कमजोर है। आप अनम्यूट हो जाए खुद से। चलिए, तो अब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, शेयर के माध्यम से आप देखेंगे कि आज का टॉपिक। और एक आवाज आ रही है विनीता कुमारी, आप अपना माइक ऑडियो को आप म्यूट करें प्लीज, ऑडियो को म्यूट करें। विनीता कुमारी पुनः एक बार अगेन आप जुड़े। अब जब नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो पुनः एक बार फिर री करें और फिर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, मैं आपके पास शेयरिंग के माध्यम से आ रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ मैं। और देखिए शेयर स्क्रीन पे मैं आ रहा हूँ, अब आपको मैं शेयर स्क्रीन पे लाता हूँ और आज की जो टॉपिक है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए क्या है आज का टॉपिक है, कैसे हमें समझना है शिक्षक की पहचान भूमिका के संदर्भ में जो आज की है, आज की पहल है आधुनिक व्यवस्था की। मैं लाइट ऑन कर दिया। अब देखिए, चलिए चलता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए, तो जो शिक्षक की चुनौतियां हैं, आपने पहचान की अवधारणा को देखा, उसके बाद पहचान की अवधारणा में मार्कस नोरिस को देखा। और आज जो आप देखेंगे कि जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, माफी चाहता हूं, जो चुनौतियां हैं चिंतन करने योग्य है। उस अवस्था में अध्यापक किस प्रकार से चिंतित है और समाज की जो अवधारणाएं हैं शिक्षा के संदर्भ में और शिक्षक के बदलते परिवेश के संदर्भ में किस माध्यम से शिक्षक चिंतित प्रतीत होता है और किन किन चिंतनों के आधार पर वह अपने अवधारणाओं का चिंतन नहीं करता, चिंतित अवस्था में उस पहलू के संदर्भ में अपने आप को देखता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो चुनौतियां हैं वर्तमान समय में शिक्षक के लिए, वह किसी टॉपिक पर, किसी तथ्य पर चिंतन न करके चिंतित अवस्था में, चिंतित मुद्रा में देश समाज में देखने को मिल रहा है। तो यह बहुत बड़ी भयावता की स्थिति है। तो आप जानते हैं बिना शिक्षक का कोई काम नहीं हो सकता है। शिक्षक की व्यवस्था के आधार पर ही शिक्षक की व्यवस्था के सही पहलू को समझा जा सकता है। शिक्षक अगर नहीं हो तो आपकी आपकी जो व्यवस्था है, आपका जो ज्ञान वर्धन है, आपका जो अवबोधन है, वह बिल्कुल प्राप्त नहीं हो पाएगा और आप दिशाहीन हो जाएंगे। तो इसी अवधारणा में है, इसी अवधारणा की कंसेप्शन की बातें चल रही है कि जो जो संकल्पनाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, जिसका आदर्श प्रतिमान देखने को मिलता है शिक्षक के माध्यम से, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से कक्षा कक्ष में, आखिर वह क्यों चिंतित अवस्था में, आज चिंतित मुद्रा में देखने को मिल रहा है। उनके पास कौन सी चुनौती आ गई जो उनको चिंतित पूरी तरह से कर रही है और देखने को मिल रही है समाज में, देश में, राष्ट्र स्तर पे। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं विद्यार्थी जी। सबसे पहले तो आप एक चीज एक जान लीजिए कि जो शिक्षक है, शिक्षक को पूरी तरह से स्वायत्ता देनी चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए पढ़ाने के संदर्भ में, को करिकुलर एक्टिविटीज के संदर्भ में। उसके अलावा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के संदर्भ में, मूल्यांकन के संदर्भ में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में, लेसन प्लान के संदर्भ में, तभी तो वह बेहतर ढंग से समझ पाएंगे कि आपकी जिज्ञासा क्या है। शिक्षार्थियों की अधिगम करता जो आप है,
आपकी जिज्ञासा क्या है जिसके आधार पर आपके ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके, और साथ ही साथ उसमें भी सीखने की क्षमता का विकास हो सके, ललक हो सके, ताकि वो आपको सिखाने के साथ साथ स्वयं भी सीखना शुरू कर दे, माफी चाहता हूँ, स्वयं भी सीखने लगे, नए नए टॉपिक के बारे में ज्ञान का वर्जन होने लगे, अर्जन होने लगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं उनके पास कुछ प्रोग्राम होते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करता है। उसके अलावा अभिक्रम रूप से चरणबद्ध तरीके से क्रमिक विकास के साथ वो आगे की ओर बढ़ते रहता है। तो ऐसे आप एक चीज और देख लीजिए कि जब करिकुलम का निर्माण होता है तो एनसीईआरटी जो क्या करती है, गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे करिकुलम का निर्माण करती है। जो विद्यालय शिक्षा क्षेत्र है, राष्ट्रीय स्तर पर एनसीईआरटी का काम है करिकुलम का निर्माण करना। पाठचर्या विकास के संदर्भ में जो अग्रणी घटक है, पाठ्य पुस्तक की रचना करना, यह सब चीज क्या प्रमुखता से संलग्न होता है। चाहे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हो गया, मैं कुछ आपको बता देता हूँ, कुछ अन्य चीजें हैं जो इससे संबंधित है। राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र जो होते हैं उसमें जो पाठचर्या निर्माण का जो स्तर होता है या पाठ्य पुस्तक रचना का जो स्तर होता है वह तकनीकी और शोध सहयोग के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उसके अलावा उसमें पाठ्यक्रम निर्माण करने में पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक मंडलों का विकास किया जाता है, राज्य शिक्षा संस्थानों को जोड़ा जाता है, साथ ही साथ राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों की स्थापना के माध्यम से इस करिकुलम पाठ्यक्रम को हर स्तर पर पाठचर्या निर्माण के संदर्भ में या पाठ्य पुस्तक निर्माण के संदर्भ में अध्यापकों की संलग्नता को बताया जाता है, दर्शाया जाता है कि उनके आधार पर उनको साथ में रखते हुए पाठ्यक्रम का बेहतर से बेहतर निर्माण किया जा सके। तभी तो अध्यापक रहेंगे, तभी तो यह पता चल पाएगा कि वह पाठ्यक्रम में किन टॉपिक के माध्यम से चिंतित है, वो समाज में कौन ऐसी अवधारणाएं समस्याएं हैं जो पाठ्यक्रम में नहीं दी गई है और बच्चों की जिज्ञासाओं को उसके माध्यम से शांत नहीं किया जा पा रहा है। इसलिए यह देखने की कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या चीज डाला जाए। तो इसके लिए अध्यापकों का पाठ्यक्रम निर्माण के संदर्भ में प्रमुखता से संलग्न होना बहुत ही जरूरी है। तो विद्यार्थी जी, पहला जो आपका टॉपिक है, तो आप अपने पहले टॉपिक को आप देखिए। पहला टॉपिक आपका क्या कहता है, माफी चाहता हूँ, पहला टॉपिक जो है टीचर्स चैलेंज कंटेम्पलेशन एट द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में शिक्षक चुनौती चिंतन, चिंतित होने का भाव क्यों है, यानी जो कंटेम्पलेशन है यानी जो थिंकिंग है प्रेजेंट टाइम में शिक्षक के लिए चुनौती कैसे बन गई। तो पहला पॉइंट देखिए भारत में जो वर्तमान शिक्षण पद्धति है और शिक्षा व्यवस्था है उसमें शिक्षक किसी तथ्य के बारे में, तत्व के बारे में, किसी कंटेंट के बारे में चिंतन करने के बजाय, शोध करने के बजाय चिंतित अवस्था में दिखते हैं। इसका मुख्य कारण एक मुख्य कारण यह देखने को मिलता है कि एक तरफ तो जो शैक्षिक प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें तो वह शिक्षण अध्ययन कराते हैं, शिक्षण अध्यापन कराते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को कराते हैं, तो वह भयमुक्त वातावरण के साथ कराते हैं और साथ ही साथ आपको पढ़ाते हैं तो एक भयमुक्त वातावरण का निर्माण करते हुए है। आप में जो जिज्ञासा है उसको शांत की जा सके। अगर आप दंडित करते हुए पढ़ाया जाए, आपको जो आप पहले के समय में जो पिटाई होती थी, पिटाई करके पढ़ाया जाए, तो क्या आपको पढ़ने की क्षमता का विकास होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज के समय में जो बाल केंद्रित व्यवस्था है पूरी तरह से बदल गई है, उसमें शिक्षक गौण हो चुके हैं। तो इस अवस्था में जो भयमुक्त माहौल है बनाने की चेष्टा एडमिनिस्ट्रेशन की होती है और सरकार की भी है। तो इसमें यह शिक्षक के लिए एक चिंतन होने की बात है कि आखिर जो भयमुक्त माहौल बनाने के बावजूद भी बच्चे में सीखने की जिज्ञासा कम क्यों होती जा रही है, वे परीक्षा के प्रति सजग क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों निर्भय भाव से एग्जाम दे रहे हैं, उनमें डर की भावना कम क्यों हो गई है। यानी जैसे ही आप देखते हैं आपकी एग्जामिनेशन आती है तो क्या आप करते हैं, आप में भय का माहौल हो जाता है कि जल्दी जल्दी तैयारी करना है ताकि मैं फेल ना हो जाऊं। तो यह भयमुक्त माहौल बच्चों की जिज्ञासाओं को शांत करता है और उसको और आगे की ओर ले जाता है। तो उसके आधार पर आप अपने ज्ञान का वर्जन करते हैं। तो दूसरा पॉइंट देखिए क्या कहता है, तो वही बात इसमें कहने की बात है कि भयमुक्त माहौल के साथ इसको देखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत के विभिन्न राज्यों में जो भी अध्यापक हैं सभी अवसरों पर अधिकारियों के साथ कोई काम करते हैं या फिर स्कूल से संबंधित किसी क्रियाकलाप को करते हैं, किसी बात की जानकारी के लिए जब जाते हैं आले अधिकारी के पास, अपने अधिकारियों के पास जो शिक्षा से संबंधित है, तो उनको क्या मिलती है, इस संदर्भ में फटकार मिलती है, डांट मिलती है, उनको कमीशन देना पड़ता है। और उसके बाद अगर वो कमीशन नहीं देते हैं तो देख लेने की ललकार होती है कि मैं तुमको देख लूंगा, ऐसे करूंगा। फिर उसके अलावा ये भी कहते हैं कि मैं आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर दूंगा, आपका सत्ता परिवर्तन कर दूंगा, आपके स्कूल में जो भी योजनाएं मिलने वाली होगी उस सबका मैं बंटाधार कर दूंगा। तो यह क्या करता है, अगर शिक्षक सही काम भी करना चाहता है तो आले अधिकारियों से, ऊपर वाले के स्तर के शैक्षणिक प्रशासनों से उनको फटकार मिलती है और कमीशन देने की बात की जाती है। तो वह उसके चिंता का कारण हो जाता है और उसके लिए एक चुनौती बन जाता है कि आखिर मैं कैसे कोई काम आगे का कर सकूं। तीसरा पॉइंट कहता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी प्रयोग किए जाते हैं उसकी एक लंबी सूची आपके सामने प्रस्तुत होती है। आज की इस प्रचलित शिक्षा प्रणाली के संदर्भ में हमारे जो शिक्षाविद है समय समय पर
विभिन्न शिक्षा के उपक्रमों का प्रयोग करते हैं और एक भूल भुलैया का निर्माण कर देते हैं, और लंबे समय तक उस भूल भुलैया में अध्यापक जो है घूमते रहते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि जो जो भयमुक्त माहौल है परीक्षा के समय, जो बच्चों में अब देखने को नहीं मिलता है, उस साथ ही साथ पढ़ने की जिम्मेदारी से वो मुक्त होने की कोशिश करते हैं कि मैं क्यों पढूं, आज नहीं पढ़ूंगा, कल पढ़ूंगा, कल नहीं परसों पढ़ूंगा, फिर सोचते हैं चलो इस साल छोड़ दो, अगले साल पढ़ूंगा। तो ये अब जो भयमुक्त माहौल हो गया है कि पढ़ने नहीं पढ़ने से मेरा काम चल जाएगा, तो यह शिक्षकों के लिए एक चिंता का विषय बन जाता है। और शिक्षा भी जो इसके लिए सभी एस्पेक्ट्स को लागू करते हैं और उसके अनुसार एक आइडल जो करिकुलम तैयार करते हैं, ताकि बच्चों में पढ़ने के प्रति जो है जिज्ञासा बाहर आ सके, तो शिक्षक उसके संदर्भ में वो सोचने समझने की क्षमता का विकास कर सके। उसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं में उस ज्ञान का अर्जन करते हुए एक बेहतर शुभकारी शिक्षक के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सके। तो यह चीजें क्या हो गई, गौण होती जा रही है। और उसके अलावा अब तो दंड देने की प्रथा भी खत्म हो चुकी है। आपने पढ़ाई अनुशासन के 3 प्रकार होते हैं, दमनात्मक, मुक्त्यात्मक, प्रभावात्मक। तो दमनात्मक में दंड देने की जो प्रथा है बिल्कुल अब खत्म दी गई है कि दंड के आधार पर बच्चों को समझाया नहीं जा सकता, पढ़ाया नहीं जा सकता। तो यह व्यवस्था विद्यार्थी ये देखने को मिलती है कि यह जो है एक दबाव जो डाला जाता था पिटाई के माध्यम से या फिर दंड के माध्यम से, वो अब खत्म हो गया है। तो पहले के समय में क्या व्यवस्था थी, जो शिक्षक थे हम लोग या फिर जो हमारे पहले के जो शिक्षक थे, दंड के आधार पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ समझा है। तो यह देखने को मिलता है कि दंड के द्वारा बच्चों में दबाव बनाकर उन्हें बहुत कुछ सिखाया और समझाया जा सकता है, और उनको भय बनाकर उनके विचार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आज के समय में उनको यह चीज अटपटा सा महसूस होता है कि कैसे यह सब चीज प्रक्रिया खत्म कर दी गई। अब देखिए अगला पॉइंट जो विद्यार्थी जी कहता है, 4 नंबर पॉइंट जो है उसको आप देखिए। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, मैं 4 नंबर पे जा रहा हूँ। देखिए 4 नंबर आपका पॉइंट यहाँ आ गया। तो इसमें क्या है, वही बात कही गई है कि हम लोग जो है अपने छात्र जीवन में हमने देखा है, पिटाई को स्वीकार किया है, अपने विचार को देखा है और जिया भी है पिटाई के माध्यम से, दंड की प्रक्रिया के माध्यम से बहुत कुछ सीखा भी है। जो ज्ञान का जो अर्जन है आज भी हमारे संदर्भ उन पहले की प्रक्रियाओं शिक्षण शैक्षणिक ज्ञान के संदर्भ में देखने को मिलता है। और उसके अलावा यह प्रक्रिया नहीं होने की वजह से, यह प्रोसीड्योर नहीं होने की वजह से आज की शिक्षा प्रणाली में जो है शिक्षक खुद को अपने एक ऐसे चौराहे पर खड़ा पाता है कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं और वह मैं क्या कर सकता हूं ताकि बेहतर से बेहतर माहौल क्रिएट किया जा सके। लेकिन सरकार और आला अधिकारियों के दबाव के कारण यह सब करना उचित प्रतीत नहीं होता है, जो उसके लिए एक चिंतनीय व्यवस्था का सूत्रपात करता है। अब 5 नंबर देखिए, लिखा गया है और ये बताया है 5 नंबर में, यह परिवर्तन जो है अध्यापकों में, यह जो परिवर्तन है दबाव कम करने का, भयमुक्त माहौल का, तो यह परिवर्तन अध्यापकों में एक नई जिम्मेदारी का वो देखने को माहौल का मैं नए सिरे से देखने की चेष्टा करता है। और यह भी करता है कि आप इसके लिए तैयार हो जाए। ये जो नई व्यवस्था है शैक्षणिक प्रक्रियाओं में कि बच्चों को कैसे बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान किया जा सके, साथ ही साथ उसमें जो भयमुक्त माहौल है परीक्षा से संबंधित कोई भय नहीं है या फिर पढ़ाई से संबंधित उन भयों को कैसे कायम किया जाए, तो इसके लिए नई तकनीकों का प्रयोग करने की मांग की सराहना की जा रही है और नए सिरे से तैयारी की मांग की जा रही है। उसके अलावा अध्यापक को बच्चों को और बेहतर सिखाने के लिए अध्ययनरत रहने की आवश्यकता है, अपने कौशलों का विकास करने की आवश्यकता है ताकि वह इस बदलाव के नए दौर में अपने आप को ढाल सके। तो यह भी एक उनकी चिंता का कारण है। 6 नंबर देखिए, एक शिक्षाविद थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार, उन्होंने अपनी किताब में शिक्षकों के चिंतनीय व्यवस्था के बारे में बताया है कि शिक्षक चिंतन क्यों कर रहे हैं। तो इसका मुख्य कारण है कि शिक्षा में दोहरी क्षमता होती है। उनकी किताब में उन्होंने लिखा है कि दोहरी क्षमता होती है। एक क्षमता तो क्या होती है कि वह एक तो विद्यार्थी को करता है, मैंने अभी बताया विद्यार्थी को करता है खुद, और उसके अलावा अध्यापक स्वयं भी इसके माध्यम से अपने आप को गढ़ता है। तो शिक्षा विज्ञान में भी बात कही है कि जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो वह स्व सिखाता भी है और खुद सीखता भी है। तो इसके माध्यम से आज की जो यह व्यवस्था चली आ रही है, वो एकमात्र इसके गंभीरता से अगर इस चीज को देखें तो यह एक मुहावरा बनकर रह गया है। और मुहावरा में क्या है, यही है कि शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षार्थी सीखते कि नहीं सीखते, कोई कोई इससे बहस नहीं है, उस पर कोई दबाव नहीं है, लेकिन शिक्षक तो जो सीख जाते हैं उससे उनमें बदलाव की तकनीकों की व्यवस्था का सूत्रपात करना बहुत ही जरूरी है ताकि नई आयामों के साथ वह उस पर अपना प्रभाव डाल सके। जो इफेक्टिवनेस है, कैसे हम उसको प्रभावशाली बना सके शिक्षण कक्षों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, इसके लिए बहुत ही जरूरी है कि इस नए दौर में अपने आप में बदलाव लाया जा सके। तो इसके लिए इसलिए उन्होंने कहा प्रोफेसर कृष्ण कुमार ने कि यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया मात्र एक मुहावरा का रूप ले चुका है और इसका अब कोई मतलब नहीं निकलता है। साथ ही साथ यह वास्तविक स्थिति, आज की इस वास्तविक स्थिति को भी दर्शाता है कि बच्चे कॉलेज तो आते हैं, स्कूल तो आते हैं, पढ़ने तो आते हैं, लेकिन कितने बच्चे सीख कर जाते हैं यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। इस दौर में शिक्षक के लिए चिंतनीय बात है कि मैं किन व्यवस्थाओं को, किन
प्रक्रियाओं को उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण कक्षा कक्ष में लागू करूं ताकि बच्चे को सीखने की जिज्ञासा की क्षमता का विकास हो सके। अब 7 नंबर देखिए, और 7 नंबर में वही बात बता रहा हूँ, नए दौर में जो बातें हो रही है, तेजी से बदलते परिवेश में कि शिक्षकों को कैसे अपने आप को ढालना चाहिए, उसके अलावा जो समझने का तरीका है, पुस्तकों को पढ़ने का तरीका है, जो टेक्स्ट बुक है, जिसमें जो करिकुलम दिए गए हैं, जो कंटेंट दिए गए हैं, उसको कैसे, जो जटिल है उसको, उस जटिल को कैसे सरल बनाए और उसमें अपनी भूमिका को कैसे दर्शाएं, और उसके साथ ही साथ संवाद करने का तरीका, बच्चों से बात करने का तरीका और उसकी बातों को सुनना। आखिर उनके मन में, शिक्षक के मन में जो बातें हैं अपने अधिकारियों के प्रति, शैक्षणिक व्यवस्थाओं में सबसे ऊंचे स्तरों पे हैं, उनकी बात को सुनते नहीं और करिकुलम में या फिर गैर जिम्मेदाराना तरीके से उन्हें उनके सर के ऊपर सभी चीज़ों को थोप दिया जाता है कि बच्चों को आपको ऐसे पढ़ाना है, किताबों का जो शेड्यूल है, आपको पाठ्यक्रम ऐसे दिया गया है, आपको यही पढ़ाना है। भले उनसे यह राय नहीं ली गई कि शिक्षा समाज के संदर्भ में, पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के संदर्भ में कौन कौन से कंटेंट को डाला जाए जो आज की सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता की मांग को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को देखने की आवश्यकता है। और उसके अलावा यह भी देखने की बात होती है कि उसमें समाज की क्या पहल होनी चाहिए, उनके मन में शिक्षा के प्रति क्या बातें हैं, और वो जो बदलाव की जो हलचल है, उनकी हलचलें, उनका जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, जो मस्तिष्क हलचल की व्यवस्था है, इस संदर्भ में शैक्षणिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में वह पूरी तरह से क्या हो जाती है, हलचल बनकर ही रह जाती है और वह उनको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। अपने आला अधिकारियों के दबाव में रहते हुए सभी कामों को चुपचाप करते रहते हैं, तो उनके लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है और उनकी जो समस्या है जटिल से जटिल होती जा रही है। अब 8 नंबर देखिए, 8 नंबर में विद्यार्थी जी कहता है कि अक्सर सुनने में आता है, देखने में आता है कि जो सरकारी स्कूल के अध्यापक है वह प्राइवेट स्कूल में, जो निजी स्कूलों में अपने बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो उसके जो पाठ्यक्रम है उसको समझा पाने में क्या होते हैं, अक्सर असफल हो जाते हैं। तो इसके मुख्य कारण दो रूप से देखे जा सकते हैं, या तो निजी स्कूल जो है उसके किताबों का स्तर जो है काफी ऊंचा है, और दूसरा यह है कि अध्यापकों में उस तथ्य से संबंधित कौशल विकास के पर्याप्त सुधार की आवश्यकता की जरूरत है। तो अगर आप, सही बात है, कहा भी देखा भी गया है कि सरकारी स्कूल में जो भी अध्यापक होते हैं अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं, और ऐसे ये मुहावराओं के रूप में देखने को हमेशा आर्टिकल्स में आप देखेंगे, शिक्षा अभिकरण में आपको देखने को यह मिलेगा। तो यह बातें समझने को आती है कि जो नित्य नए नए विषय गढ़े जा रहे हैं, बड़े बड़े पाठ्यक्रमों का निर्माण किया जा रहा है, इन तमाम इन जो ये सभी जो तमाम चुनौतियां हैं उसके समाधान के लिए शिक्षकों को, उसके अलावा उनके आला अधिकारियों को, जो शैक्षणिक पैमानों पर सबसे उछले स्तर पर बैठे हुए हैं, परिवार, स्कूल, समाज और प्रशासन के स्तर पर खोजने की आवश्यकता है। तभी जो है समाज में शिक्षकों के चिंतन की व्यवस्था को कम किया जा सकता है और उसको एक बेहतर जो पूर्वग्राही व्यवस्था है, प्रेजुडिस है, जिसके आधार पर वो अपने आप को किसी तथ्य के संदर्भ में बहुत चिंतित पाते हैं, वो उनसे दूर होते जाएंगे और बेहतर व्यवस्था को नए सिरे से बदलाव के साथ, परिवेश के साथ देखने को, अपने नजरियों को बदलते रहेंगे। अब देखिए 9 नंबर क्या कहता है, लिखा गया है कि सरकारी स्कूल के इस पर भी मैंने अभी चर्चा कर दी, लेकिन मैं फिर एक बार बताता हूँ। सरकारी स्कूल के अधिकतर अध्यापक कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो सब कुछ होता है, सब कुछ ऊपर से ही तय किया जाता है, ऊपर के अधिकारियों के माध्यम से। हमें जैसा निर्देश मिलता है हम वैसा करते हैं। ऐसा आपको सरकारी स्कूल में देखने को मिलते ही होंगे। एक विद्यार्थी जो भी अभी अपने भारतीय व्यवस्था में प्रचलित शिक्षा प्रणाली में दोष देखे गए हैं, उसके आयाम जो है बहुत हद तक शिक्षक को चिंतनीय अवस्था की ओर ले जाते हैं। लेकिन शिक्षक भी हैं, बहुत स्तर तक शिक्षक को भी चाहिए कि वो अपने स्तर को और ऊंचा करे, अपने आप में बदलाव लाए, अपने परिवेश को संभाले। तो इस संदर्भ में यह कहा गया इस 9 नंबर पॉइंट में कि वे कहते हैं कि हमें अपने स्कूलों के बच्चों की किताबों के बारे में सोचने का अधिकार नहीं मिलता, साथ ही साथ अपने स्कूल में क्या सुविधाएं की कमी है उन्हें बोलने का अधिकार नहीं है, उसके अलावा कितने अध्यापकों की कमी है यह भी वो नहीं बोल सकते, इस सभी में उन्हें स्वायत्ता नहीं है। तो भारत जैसे, आप सभी जानते हैं, भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में अगर स्वायत्ता प्रदान नहीं हो तो शिक्षक क्या हो जाएंगे, उलझकर रह जाएंगे। और भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में स्वायत्ता का अधिकार, मानव मूल्यों का अधिकार, उसके अलावा अपने अपने अधिकारों के बारे में कोई बात वो किसी के समक्ष रखना, यह पूर्व अधिकार प्रदान करता है, संवैधानिक तौर पे पूरी तरह से प्रदान करता है। और आप देखिए ये भी कहा गया है उसमें कि जो दोपहर के खाने हैं, एमडीएम वगैरह जो है, और साथ ही साथ पढ़ाने की जो जिम्मेदारियां हैं, इसी बीच में उलझते हुए वो रह जाते हैं और फटकार हमेशा सुनते रहते हैं और दबाव समूह उन पर लगा रहता है ऊपर के स्तरों के शिक्षा व्यवस्थाओं के आला अधिकारियों के माध्यम से। उसके अलावा 10 नंबर देखिए, तो वही मैंने भी बताया, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शिक्षक को सवाल पूछने का हक नहीं है। तो ये बहुत
और अटपटा सा महसूस होता है। साथ ही साथ भावी नागरिकों की जो जिज्ञासाएं होती है वो स्वायत्तता के माध्यम से ही आती है। अगर आपको स्वायत्तता प्रदान नहीं हो तो क्या आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। स्वतंत्रता के माध्यम से स्वतंत्रता के माध्यम से बच्चों का विकास बेहतर से बेहतर हो सकता है और नई ऊंचाइयों की ओर जा सकता है, नई ऊंचाइयों की ओर वह जा सकता है और एक बेहतर राष्ट्र निर्माता के रूप में समाज के सामने अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। उसके बाद देखिए 11 नंबर क्या कहता है। 11 नंबर कहता है, मैं इसको आगे करता हूँ। 11 नंबर कहता है कि भारत की वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में अध्यापक की कल्पना चिंतन करने के बजाय चिंतित रहने वाले एक मनुष्य के रूप में की जा सकती है। तो इन उपयुक्त तथ्यों के आधार पर आपने देखा तो सही में वह किसी चीज पर चिंतन नहीं करता, चिंतित खुद में हो जाता है कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। तो इस संदर्भ में समाज को चाहिए और समाज के ऊपर जो शैक्षणिक आला अधिकारियों को चाहिए कि वह जागरूक सदस्य के रूप में अध्यापकों से जो भी अपेक्षाएं हैं, जो भी उनकी बातें उसको सुनने का प्रयास करें, उनको सहयोग करें और जो संकोच की भावना है कि मैं उनसे यह बात कैसे पूछूं, तो संकोच को छोड़ना होगा और जो सोच का दबदबा है उससे भी आगे बढ़कर अपने स्वायत्तता के अधिकार को जानते हुए अपनी बातों को आला अधिकारियों के पास रखना, ताकि आपकी जो व्यवस्था है चिंतन की वह खत्म हो जाए। जैसे क्योंकि आपने सुना है कि जो द्वंद्व की स्थिति होती है आदमी को पागल या मृत्यु लोक की ओर ले जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, शेक्सपियर का जो नाटक था, विलियम शेक्सपियर का कोरियोनिकुलस और हेलमेट की जो कहानी थी, मैंने इसको आपको चर्चा क्लास में भी किया था कि कैसे वह अपने पितृहंता चाचा की हत्या भी नहीं कर पाता है और अंत में पागल होकर मर जाता है, यही सोचते सोचते कि मारू अथवा ना मारू। तो द्वंद्व की स्थिति में चिंतनीय अवस्था में मनुष्य पागल या मृत्यु लोक की ओर अग्रसरित हो ही जाता है। इससे अच्छा ऐसे आपने उदाहरण भी बहुत सारे देखे होंगे कि सरकारी स्कूल के बहुत सारे प्रधानाध्यापक ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो चिंतन की स्थिति में दबाव समूह के माध्यम से ऐसी प्रतिक्रिया बहुत ही हमारे समाज में देखने को मिलती है। तो जरूरी है इस चीजों को झकझोरने की, मदद करने की और उसकी बातों को सुनने की, वह क्या करना चाहते हैं, जो 11 नंबर पॉइंट में दिया गया। उसके अलावा यह भी कहा गया कि आज के जो अध्यापक है नई नई योजनाओं के पैकेट में पुरानी चीजों को बदलता हुआ देखकर अपना सिद्ध ढूंढता है। सही बात है कि जो अध्यापक है, जो नई योजनाएं आ रही है, जो करिकुलम आ रहा है, जो जो चीजें आईसीटी के प्रयोग के माध्यम से कैसे हम उसको बेहतर बना सकते हैं, तो वह पुराने ख्यालात होने की वजह से पुराने जो जो पायादान है उस पायादान के आधार पर वह सोचते हैं कि चलो मेरा काम चल जाएगा और जितना काम चाहिए उतना ही से मेरा काम फाइनल हो सकता है, तो उतना ही काम भी वो करते हैं। तो इससे क्या होता है, उनके मन मस्तिष्क में हमेशा हलचलें पैदा होती है कि मैं कैसे करूं। तो ये सब चीज़ों के लिए जरूरी है कि जो शिक्षाविद हैं और प्रशासन और समाज है के प्रबुद्ध लोग हैं वह आगे हैं अपने, और उसके अलावा अपने कहने के साथ साथ अध्यापकों को भी सुनने की कोशिश करें। और इसके लिए जो पूर्वाग्रह है, जो व्याप्त समाज में जो व्याप्त प्रिजुड्यूस है, पूर्वाग्रह है कि हाँ शिक्षक की बात को नहीं सुनना, उनसे क्या पूछना, जो आवश्यकता है मैं उसके लिए एक डाटा बना के उसके आंकड़ों को एकत्र करके उस पर शोध करते हुए जो स्कूल के तंत्र है उसको विकसित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे होने से मन के जो हिलोड़े हैं, जो मस्तिष्क का हलचल है, ऐसे ही पड़ा पड़ा क्या हो जाएगा, चिंतनीय अवस्था में मनुष्य को पागल बना देगा। तो इसलिए जरूरी है कि उसको झकझोरने की और जो व्याप्त पूर्वाग्रह है उसको मजबूत जड़ों को झकझोरते हुए उसे उखाड़ फेंकने की आवश्यकता है। तभी जो शिक्षा की चिंतनीय अवस्था है उसको कम किया जा सकता है और बहुत हद तक उसको उनको एक्टिव बनाया जा सकता है और उनमें बदलाव की क्षमता का विकास किया जा सकता है। तो विद्यार्थी जी यह था चिंतन। अब अगला टॉपिक चलते हैं। जो अगला टॉपिक है आपका कि मैं थोड़ा चेक कर लूं क्या सिचुएशन है। द टीचर्स रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटी अवेयरनेस, यानी पहचान जागरूकता के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका। तो थोड़ा मैं पीछे एक बार चेक कर लूं क्या सिचुएशन चल रहा है, उसमें मैं देख लूं जरा। हाँ, तो आज अब जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में आप समझ सकते हैं कि कैसे माफी चाहता हूँ, कैसे जो है शिक्षक की भूमिका जागरूकता के संदर्भ में देखी जा सकती है। अब चलिए मैं आ रहा हूँ, उस जगह पे आ रहा हूँ। आप देखिए, अब इस आधार पर आप देख सकते हैं कि जो टीचर्स रोल है, आखिर टीचर्स की क्या, आपने शिक्षक की भूमिका को पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि शिक्षक की भूमिका क्यों जरूरी है, भूमिका से क्या समझते हैं, पहचान क्या है, आखिर रोल मॉडल उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके बिना कोई काम नहीं हो सकता। आप बेहतर दिशा निर्देशन प्राप्त नहीं कर पाते, आपकी जिज्ञासाओं को शांत नहीं किया जा सकता है, आप असंतोष की स्थिति में हो जाएंगे। उसके अलावा आपका जो ज्ञान है, आपका जो बोधन होगा, उसका प्रयोग करने की क्षमता का विकास नहीं हो पाएगा बिना एक सुगमकारी शिक्षक के माध्यम से। तो चलिए अभी जो टॉपिक है, द टीचर्स रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ आइडेंटिटी अवेयरनेस, यानी पहचान जागरूकता के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका क्या हो जाती है। तो इस संदर्भ में जॉन एडम्स ने बड़ा ही सुंदर डेफिनेशन दिया है और अपने विचार को प्रस्तुत किया है। जॉन एडम्स शिक्षाविद ने, उन्होंने कहा है कि अध्यापक ही व्यक्ति समाज, ध्यान से सुनिएगा, अध्यापक ही व्यक्ति समाज एवं राष्ट्र, माफी चाहता हूँ, व्यक्ति समाज राष्ट्र एवं विश्व का निर्माण एवं विकास का प्रमुख आधार है। पिछली कक्षाओं में आपने देखा शिक्षक की भूमिका के संदर्भ में कि उनकी भूमिका समाज के लिए क्या है और उसके विभिन्न परिभाषाओं को भी देखा।
तो वही कहा जा रहा है कि अध्यापक जो है व्यक्ति का भी निर्माण करता है, एक बेहतर समाज का भी निर्माण करता है, और व्यक्ति समाज के निर्माण के साथ साथ एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का निर्माण करता है जो राष्ट्र और विश्व के निर्माण में सहायक होता है। और उसकी जो राष्ट्र और विश्व के निर्माण में जो चीज सहायक होगा वह क्या करेगा, उसके विकास की गति को प्रदान करता है। तभी तो डेवलपमेंट होता है विद्यार्थी जी। अगर आप बेहतर, आप समझ लीजिए अन्य देशों की अपेक्षा भारत का जो लिटरेसी प्रतिशत है, अब देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और भारत की जो व्यवस्था थी कुछ समय पहले तक, मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूँ, भारत के 29 राज्यों में से, आप भी चाहता हूँ 28 राज्यों में से तत्काल में जो है, में जो 24 राज्य हैं उसके 28 शहरों की बड़ी दुखद स्थिति को देखा जा सकता है। आप, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूँ इस स्थिति में, कुछ में जो 8वीं क्लास के 1/4 जो बच्चे हैं जो अपनी भाषा में बोल नहीं पाते हैं, 57% जो बच्चे हैं सामान्य गुणा भाग नहीं जान पाते हैं। उसके अलावा 14% बच्चे ऐसे हैं जो भारत के नक्शे को नहीं पहचान पाते हैं, और साथ ही साथ 36% बच्चे ऐसे हैं जो भारत की राजधानी को नहीं जानते हैं। तो इन व्यवस्थाओं को आप देख लीजिए, एक नवीनतम रिपोर्ट, मैं यह आपको समझाना चाह रहा हूं कि शिक्षक की भूमिका अगर नहीं होगी तो यह स्थिति बरकरार होती रहेगी। फिर भी प्रचलित शिक्षा प्रणाली में जो ड्रॉबैक्स हैं उसको सरकार तात्क्षणिक कौशल योजना, बहुत सारी योजनाओं और बेहतर शिक्षण व्यवस्थाओं और एक बेहतर प्रामाणिकता के साथ बढ़ाने का प्रयास कर रही है, और विश्व स्तर पर अपना एक अमिट छाप छोड़ने की कोशिश कर रही है। ये सभी की बदलाव जो है, परिवेश का बदलाव और उसके अलावा जो मानकीकरण है वो अब देखने को हमारे समाज में मिल रहा है। तो वही बात बताया गया है कि विकास का प्रमुख आधार होता है विश्व का, और बिना शिक्षा, उसी में लिखा गया है, बिना शिक्षक की सक्रिय सहभागिता के किसी राष्ट्र का वर्तमान एवं भविष्य का निर्माण एवं विकास संभव नहीं है। अगर शिक्षक नहीं है, शिक्षक ही सब कुछ है, अगर शिक्षक नहीं है तो नहीं राष्ट्र का निर्माण हो सकता है, न वर्तमान का निर्माण हो सकता है, न भविष्य का निर्माण हो सकता है, और न ही जो विकास की घड़ी है वो पूरी तरह से शिथिल हो जाएगी। तो इस स्थिति में यह देखने की जरूरी है कि शिक्षण कक्षा कक्ष में जो अधिगम प्रक्रिया होती है उस सीखने के क्रम में शिक्षक को ऐसी चीजों को सिखाए शिक्षक द्वारा ऐसी चीजों को सिखाया जाना चाहिए जो उनकी भूमिका को दर्शाने के साथ साथ आपके इंपॉर्टेंस और आपकी पहचान को बढ़ावा देता है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, वही बात है, सीखने की इस प्रक्रिया में वातावरण, बेहतर वातावरण का निर्माण किया जा सके और उसको समावेशी शक्ति के माध्यम से एक ऐसा सहयोग प्रदान किया जा सके बच्चों में जो स्वायत्तता के साथ उनको पाठ्यक्रम से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्रदान करे, उनको सिद्धांतिक के बारे में समझ प्रदान करे, कार्य प्रथा है कैसे हम किसी एक्टिविटी को करेंगे उसमें सहभागिता को दर्शाए, पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं की सहभागिता में अपने आप को दर्शाए, जो उसके माध्यम से जो आपका माफी चाहता हूँ, प्रशिक्षण परिणाम जो प्राप्त होगा वह एक बेहतर तत्व के साथ आपके जीवन में शामिल हो जाएगा। जैसे अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो ट्रेनिंग करने के बाद जो आपने इतने 2 वर्षों में जो भी 2 वर्षीय कार्यक्रम में जो भी आपने सीखा वो आपके विकास की व्यवस्था को बढ़ाएगा, आपके भविष्य का बेहतर निर्माण करेगा, और साथ ही साथ आपके भविष्य के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का भी निर्माण संभव देखा जाएगा। और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में जो बच्चों से संबंधित जो शिक्षण, यहाँ लिखा हुआ है, बच्चों से संबंधित शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आप किन चीजों को बेहतर से बेहतर सीख पा रहे हैं, और समुदाय में अपने बचपन में किन चीजों को देखा है उन सभी चीजों को डालना बहुत ही जरूरी होता है, जो सक्रिय शिक्षण पर्यावरण का निर्माण करता है। जो नियोजित चीज है, जो किसके लिए प्लानिंग किया जाए, जिसके लिए प्लानिंग जरूरी नहीं है, उन सभी में अंतर बताते हुए उनको दुनियादारी की समझ को प्रदान करना, जीने के तौर तरीकों को बताना कि कैसे आप अपने बेहतर जीवन का समायोजन समाज में कर सकते हैं, और आपके लिए किस ज्ञान की आवश्यकता है जो आपके भावी जीवन की पहल को सफलीभूत बना सके। अब पॉइंट नंबर 3 देखिए विद्यार्थी जी, समय भी बढ़ता जा रहा है और आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करना शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। तीसरा पॉइंट क्या है विद्यार्थी जी, बच्चों को शिक्षा जब प्रदान की जाती है तो उसमें यह कहा गया है कि कम्युनिटी, समुदाय या समाज, जो परिवार, इन सभी चीजों की, सभी लोगों की साझेदारी बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि इसके द्वारा बच्चों में औपचारिक शिक्षा के माध्यम के साथ साथ अनौपचारिक शिक्षा में बच्चों में जो उत्सुकता है, उसको मैं जिज्ञासा बोल रहा हूँ, उत्सुकता, रचनात्मकता, रचना करने का भाव कि मैं किसी चीज को कैसे नए सिरे से अपने ढंग से, अपने आत्मानुभव के आधार पर, स्वयं के पहचान के संदर्भ में मैं कैसे रचना कर सकता हूँ, अपने व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का निर्माण कैसे कर सकता हूँ, उसमें विशिष्टता कैसे ला सकता हूँ। अभी मैंने बताया था व्यक्ति पहचान की परिभाषा के संदर्भ में, व्यक्तित्व विशिष्टता के संदर्भ में अपनी विशेषताओं का मानकीकरण करना जिससे आपको लोग पहचान सके। तो उसके बाद देखिए, पूर्व का अनुभव अपने अनुभवों को समावित करने के तौर तरीकों पर उचित प्रकाश डालना ही शिक्षक का परम कर्तव्य होता है। शिक्षक यह जानता है कि इन अनुभवों के आधार पर जो पहले के अनुभव यानी एसिमिलेशन,
जो आत्मसातीकरण है, पहले के ज्ञान नवीन ज्ञान और पहले के ज्ञान और भी के ज्ञान को जोड़कर अपने नए तरीकों से रचनात्मक प्रक्रिया के आधार पर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना जो आपके लिए विशिष्ट हो और आपकी पहचान को दर्शाता हो। तो इसके लिए भी जरूरी है कि शिक्षक जब तक नहीं होंगे सीखने की प्रक्रिया के संदर्भ में, तब तक आपकी जो है शिक्षक की भूमिका वहां पूरी तरह से आधारहीन हो जाएगी। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, बच्चों में पहचान की मजबूत भावना को विकसित करना। आपकी पहचान क्या है, आपकी आइडेंटिफिकेशन क्या है समाज में, राष्ट्र स्तर पर, उसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर, तो इन सभी चीजों स्तर पर आप अपने पहचान को विकसित करने के लिए आपकी जो सकारात्मक सोच है, जो समाज को एक बेहतर मानव मूल्यों के आधार पर मानवीय गुणों का संवर्धन कर सकता है और आपके वृत्ति को, आपकी संकल्पनाओं को, आपकी धारणाओं को, आपकी संवेदनाओं को, अनुभूति को, आपके व्यवस्था को, और उसके अलावा आप में जो है रिग्रेशन की भावना, विपरीत गुणों का उत्पन्न होने की भावना जो है दूर करते हुए, परिमार्जित करते हुए आपको एक अनुकूल पर्यावरण के साथ ढालने की चेष्टा करता है। इसके लिए जरूरी है कि आप स्वयं में को कैसे महत्वपूर्ण और सम्मानजनक महसूस करते हैं, इसके लिए एक सुगमकारी शिक्षक का होना बहुत ही जरूरी है, जिसकी भूमिका महत्ता इस संदर्भ में आपके लिए देखने को मिलती है। 5 नंबर देखिए, ये भी लिखा है, देखिए 5 नंबर क्या कहता है, शिक्षक को बच्चों के साथ संवेदनशीलता वाला व्यवहार करना चाहिए। संवेदनशीलता मतलब हुआ जो अनुभूति, अनुभव है, मन में होने वाला जो बोध है कि वह क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनके मन की इच्छा क्या है सीखने के क्रम में, यह बात देखना होता है। और शिक्षक नहीं देखते हैं तो उसमें स्वायत्तता की भावना का ह्रास तो होता ही है, साथ ही साथ उनका मन ड्रॉप आउट हो जाता है, यानी क्षीण अवस्था में आ जाता है, और उसके अलावा खिन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो यह देखने की बात है कि कैसे उनके विचारों के संकेतों को समझे, उसके अलावा उसको स्वीकार करें, साथ ही साथ बच्चे शिक्षक के साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और सीखने की जो लोलुपता है उनमें बढ़ती चली जाए। तो यह शिक्षक की जो व्यवस्था है सीखने के क्रम में देखी जा सकती है। उसके बाद आप देखिए 6 नंबर, आप देखिए विद्यार्थी जी, मैंने बोल भी दिया है अभी, बच्चों को कार्य में स्वतंत्र रूप से संलग्न करें। जब तक स्वायत्तता नहीं आएगी तब तक उनके काम करने का जो जिज्ञासा है वह शांत नहीं हो पाएगा, उनमें सीखने की जो ललक है वह पूरी तरह से धूमिल हो जाएगी। तो यह देखने की बात है कि स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को देना चाहिए ताकि वह खुद करके सीखे। और उसके अलावा यही नहीं, जब उचित हो और जब जहाँ उचित हो, जहाँ उन्हें लग रहा हो कि ना इनको उचित प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, तो मोटिवेशन की आवश्यकता ही पड़ती है, तो उन्हें प्रेरित करना चाहिए। और उसके अलावा जो भी प्रयास उन्होंने तात्क्षणिक रूप से की है, सही या गलत, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, तभी तो उनमें ज्ञान की जिज्ञासा का भंडार का जो है परिमार्जन त्रुटियों को दूर करते हुए हो जाएगा। परिमार्जन मतलब त्रुटियों को दूर करना। उसके बाद 7 नंबर जो कहता है, 7 नंबर देखिए, बच्चे जो है खुद को प्रमाणिक समझ विकसित करने के लिए बहुत से प्रयास करते हैं, बहुत सी क्रियाओं में संलग्न अपने आप को करते हैं कि मैं अपने आप को प्रमाणित करूं कि मैं बढ़िया हूं, मैं पढ़ने में ठीक हूं, मैं समझदार हूं, मेरे समाज में एक पहचान है। जैसे तो बहुत सारे बच्चे बहुत लेबर करते हैं ताकि मैं एक बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकूं, मेरी एक पहचान बन सके, तो वो बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन इसलिए शिक्षक के लिए आवश्यकता बन जाता है, आवश्यकता होती है कि बच्चों को इस प्रयास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है और सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ने जो संसाधन और साथ ही साथ जो सांस्कृतिक परिवेश है जिसके माध्यम से अपने आप को ढाल पाते हैं, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि उन सभी का प्रयोग करते हुए वे अपने आप को प्रामाणिकता की ओर बढ़ावा दे सके और संसाधनों को, जो उपलब्ध संसाधन है, उनका बेहतर से बेहतर उपयोग कर सीखने की कोशिश कर सके। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर विद्यार्थी जी क्या कहता है, माफी चाहता हूँ, शिक्षक उन विशेषताओं की सराहना करे। सीखने के क्रम में शिक्षक उन सभी विशेषताओं की सराहना करना चाहिए जो व्यक्ति के को विशेष बनाता है, जैसे नाम के संदर्भ में, आकार के संदर्भ में, लिंग के संदर्भ में, कि यह व्यक्ति अपने आप में इन तीनों चीजों के आधार पर श्रेष्ठ है। विश्व स्तर पे आप देख लीजिए, जो है बहुत से नामचीन जो लोग हैं, उसके अलावा उनकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आकार में, वृद्धि में सबसे अधिक लंबाई में देखे जाते हैं, और लिंग जो आप देख ही सकते हैं, जेंडर लिंग के संदर्भ में क्या अवधारणाएं हैं समाज में, और बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर वगैरह जो है समाज में देखने को मिलते हैं। तो सबकी अलग अलग पहचान होती है, और उसके अलावा उनकी जो आवश्यकताएं हैं और उसके अलावा उनकी जो रुचियां हैं, जो उनकी जो क्षमताएं हैं, सब इन सब मामलों में क्या होते हैं, वे दूसरों से अलग होते हैं। जो जिसकी अपनी पहचान होती है, इन सभी चीजों, आवश्यकताएं, रुचियां और जो क्षमताएं अन्यों की अपेक्षा अलग देखी जाती है, तभी तो उनकी पहचान समाज में बन पाती है और विश्व स्तर और राष्ट्र स्तर पे उनको एक बेहतर रूप में देखा जा सकता है। जैसे आप लिख लीजिए, विश्व के अभी सबसे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस है, जो अमेजॉन के सीईओ हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कितने करोड़ डॉलर के साथ अभी सबसे उच्च कोटि के हैं। उसके बाद 7वें अवस्था में अपने भारत में, और विश्व स्तर पर 7वें अवस्था में फॉरवर्ड सूची जो निकलती है कि सबसे धनी लोग कौन है विश्व स्तर पे, तो 7वें स्थान पे अपने अंबानी महोदय आते हैं, मुकेश अंबानी। तो इन सबों की पहचान, इनकी जो आवश्यकताएं हैं, रुचियां, क्षमताएं, सब दूसरों से अलग होती है, इनके सोचने का नजरिया भी अलग होता है।
तो इनकी एक पहचान अलग होती है। तो इस पहचान को बनाने के लिए बचपन से ही शिक्षक अधिगम जब करता है सभी चीजों के बारे में बच्चों को समझाता है, उसकी जिज्ञासाओं को समझता है। 9 नंबर क्या कहता है विद्यार्थी जी, बच्चे अपने अधिकारों को व्यक्त करने और नियमों को समझने, न्याय करने की क्षमता का विकास, उनकी जो भावनाएं होती है, उसके अलावा अनुचित व्यवहार, जो व्यवहार उचित है समाज के लिए, साथ में पहचान, सहयोग के कौशल, जिम्मेदारी, बातचीत की सीमाओं को कैसे समझेंगे, इसके लिए ये अधिकारों की भावना, व्यक्त करने की क्षमता, निर्णय की क्षमता, न्याय की भावना, अब बेहतर व्यवहार समाज के संदर्भ में, स्कूली प्रक्रिया के संदर्भ में, शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में, इन सभी चीजों की सीमाओं के बारे में जानने का अधिकार एक बेहतर शिक्षक के माध्यम से ही हो सकता है, जो शिक्षक की भूमिका के रूप में इस सभी चीजों को जब शिक्षक सिखा देते हैं तो उनकी भूमिका के रूप में देखी जा सकती है कि कैसे उसकी एक पहचान, उनकी जिम्मेदारी, बातचीत करने की सीमाओं का दायरा क्या होना चाहिए, इन सभी चीजों को बेहतर ढंग से शिक्षक के माध्यम से सीखा और समझा जा सकता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कहता है, दूसरों के विचारों के लिए समझ और सम्मान दिखाने में सक्षम हो। यानी जब आप सीख जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, तो उसके जो दूसरे के विचार है, आपके सामने वाले जो आपके सामने खड़े हैं अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं, तो समझने और सम्मान देने की सक्षमता का विकास आप में स्वतः हो जाता है। अब देखिए विद्यार्थी, अगला है ऑब्स्ट्रक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी, यानी पहचान के विकास में आने वाली जो बाधाएं क्या क्या है, तो 3 बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है। आप लोग बने रहेंगे, अभी 1 मिनट टाइम बचा हुआ है, मैं थोड़ा टाइम देख लेता हूँ। मैं आपको बता ही रहा हूँ, 2 मिनट में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, बने रहिए। सीखने के लिए जो महत्वपूर्ण अवरोध है वह क्या, माफी चाहता हूँ, पहचान के विकास में आने वाली जो बाधा है वह सीखने के क्रम में देखा जा सकता है। जो पहचान आपकी बनती है, अगर आप बेहतर नहीं सीख पाते हैं, अगर आप बेहतर नहीं सीखेंगे तो आपकी पहचान समाज में नहीं बन पाती है। और आप जब, जैसे ही आप में ज्ञान का भंडार हो जाएगा, जो आपकी जो लर्निंग आउटकम्स है बेहतर हो जाएगी, तो आपकी जो बाधा है, पहचान के विकास में जो आने वाली बाधा है, वह सीखने के क्रम में स्वतः ही दूर हो जाती है। तो यह कहा गया टॉपिक जो आपका है कि पहचान के विकास में आने वाली क्या बाधाएं हो सकती है, तो 3 स्तरों पे देखी जा सकती है। और पहचान में आने वाली जो बाधा है, सीखने के क्रम में बाधा को देखा जाता है, तो इसलिए 3 अवरोध देखे जा सकते हैं: भावनात्मक अवरोध, अधिगम से संबंधित अवरोध और विद्यालय वातावरण से संबंधित अवरोध। तो जो भावनात्मक अवरोध है उसमें क्या देखा जा सकता है कि शिक्षार्थियों को ऐसा लगता है, उसमें उसमें जो पॉइंट है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, कि शिक्षार्थियों को ऐसा महसूस होता है, जो आप है शिक्षार्थी अध्ययन करता, उनको ऐसा लगता है कि वो दूसरों, उनका जो काम है दूसरों के मुकाबले उतना अच्छा नहीं होगा। यह क्या होता है, उनमें संकोच की भावना होता है, अवरोध की भावना पैदा करता है। उसके अलावा दूसरा है, सीखने के डर के पीछे सामना करने का डर महत्वपूर्ण दिखता है। यानी आप क्या सीख रहे हैं और सीखने का जो आपका डर है कि आप जब सीख जाएंगे तो फिर आप सामना उसका बेहतर से बेहतर ढंग से कैसे कर पाएंगे। उसके बाद है आलोचना और न्याय का डर है आपके पास, कि हमारा ज़्यादा, अगर हम सीखते हैं, बेहतर सीखते हैं, अब ज़्यादा ज्ञान हो जाता है तो मेरे लोग आलोचना करेंगे। उसके अलावा जो एक न्यायिक प्रक्रिया है समाज के संदर्भ में, उसमें भी डर का माहौल व्याप्त रहेगा। असफलता का डर होगा, अस्वीकृति का डर होगा, व्यवहार समस्याओं का डर होगा आप में। यानी छात्रों में जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व ताकत और कमजोरियां हैं, वो भावनात्मक संबंधित अवरोध में सीखने के क्रम में देखी जा सकती है, कि मैं कोई चीज कैसे पूछूं, संकोच का भय लगता है आपको, तो ये सब क्या है, सीखने के क्रम में महत्वपूर्ण अवरोध को देखा जा सकता है। और उसके अलावा अधिगमकर्ता से संबंधित अवरोध क्या हो सकते हैं, तो जैसे कि बालक का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी होता है विद्यार्थी जी। बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो उसमें सीखने की रुचि, ध्यान प्रभावित हो सकता है। तो यह आप देख सकते हैं कि अगर, माफी चाहता हूं, अगर शारीरिक बीमारी या मानसिक परेशानी से स्वस्थ बालक, जो शारीरिक बीमारी या मानसिक परेशानी जब किसी बालक में हो जाती है तो उनमें रुचि कम हो जाती है। साथ ही साथ यह भी देखने को मिलता है कि बालकों में जो, और प्रेरणा के द्वारा बालकों में कठिन से कठिन बात को सहज और सरल ढंग से बताया जा सकता है। तो अधिगम से संबंधित अवरोध है कि आप जब मोटिवेट करते हैं, जब वो सीखने के क्रम में होता है तो उनको बेहतर से बेहतर मोटिवेट करें। अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, वो अवरोध का कारण बनता है। और उसके अलावा छात्रों को सीखने के लिए विद्यालय का वातावरण अगर अच्छा नहीं होगा तो उनको सीखने के क्रम में बहुत सारी कमियां देखी जा सकती है। उसके अलावा अध्यापकों को मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बेहतर ढंग से बेहतर करा सके। अधिगम, अगर मनोविज्ञान संबंधित ज्ञान अगर नहीं होता है तो आप छात्रों को बेहतर नहीं सिखा पाएंगे। उसके अलावा छात्रों की रुचि के बारे में समझना, अभिरुचि के बारे में समझना, और उसके अलावा उनकी योग्यता क्षमता के बारे में समझना, इन सबको समझते हुए शिक्षण कार्य किया जाता है। अगर ये सब शिक्षण कार्य, अगर ये सभी चीजें शिक्षकों में नहीं है तो अधिगमकर्ता या संबंधित जो है आपके सामने बहुत सारे अवरोध पैदा हो जाएंगे। और वातावरण से संबंधित अवरोध क्या हो सकता है कि बालक के अधिगम में जो पारिवारिक वातावरण है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। उसके अलावा स्कूल पर्यावरण का महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।
उसके अलावा उचित मनोवैज्ञानिक वातावरण को तैयार करते हुए बच्चों को पढ़ाया हो जाना चाहिए। अगर ये सभी चीजें नहीं है तो वातावरण से संबंधित अवरोध पैदा हो जाते हैं। तो विद्यार्थी जी, आज जो आपका टॉपिक था खत्म हो गया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, समय भी आपका खत्म हो गया। अब देखिए मैं आपके पास आ गया। चलिए, आप सभी जुड़े हुए बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा और कुछ खुद अनम्यूट हो जाइए, अगर कोई चीज पूछ रहा है तो पूछिए। 41 मिनट 3 सेकंड हो गए हैं। 7 अटेंडीज हैं अभी मेरे सामने दिख रहे हैं। अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज टेल मी, प्लीज आस्क मी, कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बताइए, किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलिए, आज जो शेयरिंग हुआ है सब आप लोग को क्लियरली रूप से दिखा ना? आज तो कोई जी दिक्कत सर। नहीं है कलर के संदर्भ नहीं, में? नहीं सर। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका टॉपिक है आज, आपका यूनिट 2 खत्म हो गया। अब अगले कक्षाओं में यूनिट 3 से पढ़ेंगे। उसमें भी 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके स्वयं के जीवन के संदर्भ में भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आप उसका प्रयोग स्वयं के जीवन के संदर्भ में और बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बन जाएंगे तो उसका प्रयोग बेहतर से बेहतर आप कर पाएंगे। तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जैसे ही बोलूंगा आप लीव कर जाएंगे। वैसे आपका टाइम हो चुका है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। आप सभी की सहभागिता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।